प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि हमारी क्लास हिस्ट्री की चलती है। हिस्ट्री में हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू है, उसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश को पढ़ा चुके थे, उसमें कुछ शासक रह गए थे, अंतिम शासक रह गए थे, उन्हें आज हम समझ लेंगे। और उसके बाद में आज हमारा शुरू हो जाएगा। आज हमारा थंबनेल में जो लगा है तुगलक वंश, आज हम तुगलक वंश को शुरू कर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट मेरे दोस्त कि आप सभी लोग अगर नए हैं तो आप सभी लोग हमारे आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है मेरे दोस्त। और अंत तक आप सभी लोग बने रहिए क्योंकि इस बार वर्दी लेना है और माता पिता का सपना पूरा करना है मेरे दोस्त। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और रिवीजन करिए, साथ साथ जितना पढ़ा जाए उससे रिवीजन करिए, ठीक है मेरे दोस्त। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पेपर में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर साथ साथ रिवीजन करेंगे ना तो पेपर टाइम पे, एग्जाम टाइम पे ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा आप सबके ऊपर, ठीक है। और आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर देके आएंगे और सिलेक्शन जरूर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोग रिवीजन करते होंगे, ठीक है। और हमारा आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है मेरे दोस्त। आपका परिवार है, ठीक है मेरे दोस्त, हमारा परिवार है, ठीक। तो आप सब लोग शेयर करिए और लाइक करिए। तो आज हमारा क्या है मेरे दोस्त, आज तुगलक वंश है। बट तुगलक वंश से आने से पहले हम खिलजी वंश के थोड़ा बहुत संस्थापक पढ़ लेंगे। मतलब संस्थापक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि संस्थापक मतलब बता चुके हैं। हम बोल देंगे कि खिलजी वंश में जो अंतिम शासक था कौन था, और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके बाद कौन सा शासक आया, और उसके बाद में कौन अंतिम शासक था, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद भी हम शुरू कर देंगे मेरे दोस्त। आज हमारा क्या है मेरे दोस्त, आज हमारा है आज तुगलक वंश। तुगलक वंश को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इसमें हमारा जो चल रहा था खिलजी वंश, खिलजी वंश के अंदर में हमने अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझे। इसमें बोल देते हैं कि जो खिलजी वंश था इसमें जो अंतिम शासक था इसमें मुबारक हसन था, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था ये मुबारक हसन था। बट आप आपके मन में क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन सा आएगा, कौन सा शासक आएगा। तो बोल देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मलिक काफूर आएगा, जो कि 36 दिन तक गद्दी पर बैठेगा, ठीक है मेरे दोस्त। और देवल रानी से वो भी विवाह करेगा, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाएगा मुबारक हसन। मुबारक हसन को अच्छे से समझिए क्योंकि ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है, ठीक मेरे दोस्त। जो मुबारक हसन है मेरे दोस्त, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ये केवल 4.5 महीने शासन पर रहा, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में आ जाएगा हमारा तुगलक वंश। और तुगलक वंश में आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो यहीं तक खिलजी वंश के जो लास्ट हमारा मेन जो टॉपिक था वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसको हमने कल पढ़ लिया, ठीक है मेरे दोस्त, और बहुत अच्छे समझे। और आप सब लोग साथ साथ उसको रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि खिलजी वंश में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक मेरे दोस्त। और इसमें जो अगर ये भी पूछ सकता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो बोल देंगे जलालुद्दीन खिलजी था। और जो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बोल देंगे मुबारक हसन था, ठीक है मेरे दोस्त। मुबारक हसन था खिलजी वंश का संस्थापक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और तुगलक वंश में भी काफी बड़े बड़े शासक हैं इसमें। और ये तुम समझो कि तुगलक वंश ऐसा वंश है जो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल उसी का रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। वो हमने उस दिन जब क्लास दिल्ली सल्तनत शुरू किया था तो उसमें हमने बताया था कि तुगलक वंश सबसे बड़ा कार्यकाल है, ठीक है मेरे दोस्त। पूरे दिल्ली सल्तनत में बोल देंगे सबसे बड़ा कार्यकाल है तुगलक वंश का। कितने साल है, तो बोल देंगे 94 साल है, ठीक है मेरे दोस्त। कितने साल है, तो बोल देंगे 94 साल है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे दोस्त, आज पढ़ेंगे तुगलक वंश, ठीक है। आज पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश को समझेंगे मेरे दोस्त। आज हमारा क्या है, तुगलक वंश। तुगलक वंश आज क्या है मेरे दोस्त, आज हमारा क्या है, आज क्या है मेरे दोस्त, आज हमारा तुगलक वंश है, ठीक मेरे दोस्त। आज क्या है मेरे दोस्त, तुगलक वंश है।
अगर तुगलक वंश का कार्यकाल देखा जाए तो हमने बताया पहले 1320 से 1414, 1320 से 1414 बोल देंगे, 1320 से 1414, ठीक है। दोस्त 1320 से 1414 ये हमारा तुगलक वंश का कार्यकाल है, ठीक है दोस्त। अब ये समझिए कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है, ठीक है मेरे दोस्त। लिखेंगे सबसे पहले इधर दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है, तीसरा वंश है, ठीक है दोस्त। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है ये, ठीक। और इसका संस्थापक कौन है तुगलक वंश का? तो बोल देंगे गयासुद्दीन तुगलक। बोल देंगे क्या? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक, किसका संस्थापक मेरे दोस्त? तो बोल देंगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन मेरे दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है मेरे दोस्त? गयासुद्दीन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, पूछ लेगा एग्जाम में तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो बोल देंगे गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक मेरे दोस्त। और इसके बाद में इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी में बोल देते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि आगे इतना बड़ा नाम है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे जीएसटी तो समझ जाइए कि गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है मेरे दोस्त। और उसके बाद में लिख लेंगे जीएसटी ने, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमणों को लिखेंगे, ये जीएसटी या गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगलों आक्रमणों को मेरे दोस्त, आक्रमणों को विफल करके गाजी की उपाधि धारण की। विफल करके गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्त, किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोलों आक्रमणों को विफल करके गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है मेरे, क्वेश्चन बन चुका है एक बार। और इसके बाद में आएंगे, इसने नहरों का निर्माण कराने वाला, लिख लेंगे इसने नहरों का निर्माण कराया। लिख लेंगे कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है मेरे दोस्त, लिख लेंगे नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग पहले। इसके बाद में हम आ जाएंगे दूसरे पॉइंट पे, और इसमें ज्यादा ये समझिए कि जो क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक था, इसका शासनकाल ज्यादा दिन का नहीं था। इसका शासनकाल था मात्र 5 साल का। ठीक है, 1320 से 1325 लिख देंगे। 1320 से 1325। ठीक, इसका शासनकाल है। ठीक है मेरे लोग, ये तुगलक वंश का शासनकाल अलग है और इसका शासनकाल अलग है। इसका ये संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल है 1320 से 1325 तक। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे हम नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है मेरे दोस्त, नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। और सब लोग अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरे दोस्त की ये ज्यादा बड़ी लंबी क्लास न जाए, इसीलिए तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप सब लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि हम इरेज कर लेंगे। ठीक है,
क्योंकि भैया हिस्ट्री के चैप्टर जितने भी हैं भैया सब समझिए कि सब बहुत ही लंबे चैप्टर हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें से भी छूटेगा भी कहीं क्वेश्चन उससे आ जाए तो फिर बाद में कहेंगे कि आपने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे नहरों का निर्माण कराने वाला, दस लिखेंगे नहरों का निर्माण कराने वाला, नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था या पहला शासक था, पहला सुल्तान था। ठीक है दोस्त, दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे दोस्त, ये बहुत बहुत मतलब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसे जरूर पढ़िएगा ठीक से, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नहरों का निर्माण कराना दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था पहला। ठीक है, बोल देंगे तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है मेरे दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक था और इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया। ठीक है मेरे दोस्त, इसने तुगलकाबाद मेरे दोस्त और 56 कोट दुर्ग बनवाया। ठीक है दोस्त, और जो ये तुगलकाबाद बना था ये रोमन शैली से बना था, ये रोमन शैली से बना था। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन बन चुका है कि तुगलकाबाद कौन सा शैली से बना है, तो ये रोमन शैली से बना है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हम आ जाएंगे इसकी मृत्यु। चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद हम आएंगे इसकी मृत्यु, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लिखेंगे मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय बंगाल अभियान से लौटते समय मेरे दोस्त, लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्त, लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी, तो बोल देंगे गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, इसके बाद आएगा इसका पुत्र जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्त, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक।
पहले तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे या दूसरे शासक बोल देंगे, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक का बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद शासक दूसरा आएगा, कौन सा, तो बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक मेरे दोस्त। कौन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले इसे लिख लेंगे, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है मेरे दोस्त। ये लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जीएसटी का पुत्र था, ठीक मेरे दोस्त। ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा या बोलते हैं कि सबसे शिक्षित शासक यही था, ठीक है मेरे दोस्त। दिल्ली सल्तनत का लिख लेंगे, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक था, सबसे शिक्षित शासक था, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था, तो बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है मेरे दोस्त। कौन था मेरे दोस्त, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील कहा गया। इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील कहा गया। स्वप्नशील कहा गया, ठीक है मेरे दोस्त। इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील कहा गया। आप सबके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये इसे क्यों कहा गया। आप सबके मन में विचार आ रहा होगा इसे रक्त पिपासु और पागल और स्वप्नशील क्यों कहा गया। तो लोग कहते हैं कि इसकी सोच बहुत बड़ी थी, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा सोचता था। जैसे कौन था, सिकंदर था, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचता था कि वो चाहता था कि मतलब हम पूरी दुनिया पर शासन करें। तो इसकी भी उसी की तरह सोच थी, ठीक है मेरे दोस्त। इसे इसीलिए मतलब सोचता बहुत था, करने से पहले बहुत सोचता था, ठीक है, कि मतलब मुझे ये करना है, वो करना है। अभी देखिएगा कि इसने दिल्ली को, अपनी राजधानी दिल्ली को देवनागरी महाराष्ट्र में दौलताबाद में स्थगित कर दी, मगर कुछ साल बाद फिर वापस आना पड़ा इसे, ठीक है। इसीलिए सारे लोग इसे पागल और रक्त पिपासु और स्वप्नशील कहा, ठीक है। ऐसा नहीं कहा इसे, इसीलिए कहा गया इसे। इसकी सोच बहुत बड़ी थी, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसका बचपन का नाम क्या था। इस बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका बचपन का नाम था मलिक फखरुद्दीन। इसका बचपन का नाम है मलिक फखरुद्दीन। पहले इसे इरेज कर लेते हैं। इसे पागल और रक्त पिपासु स्वप्नशील कहा तो गया है, बट इसके काम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसके काम भी बहुत अच्छे हैं, कहा तो गया, बट इसके काम भी थोड़ा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद लिखेंगे इसका बचपन का नाम मेरे दोस्त, इसका बचपन का नाम क्या था, मलिक फखरुद्दीन।
मलिक फखरुद्दीन। क्या था मेरे दोस्त? मलिक फखरुद्दीन था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी परिवर्तन की, राजधानी लिखेंगे, राजधानी परिवर्तन की, मेरे दोस्त, कहां से? दिल्ली से देवगिरी, या लिखेंगे सबसे पहले दौलताबाद, इधर ब्रैकेट में लिखेंगे देवगिरी, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसने अपनी राजधानी की थी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी महाराष्ट्र की थी, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये अपनी राजधानी कहां से कहां ले गया? तो दौलताबाद देवगिरी महाराष्ट्र ले गया था, ठीक है मेरे दोस्त। अपनी राजधानी परिवर्तन की थी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी महाराष्ट्र ले गया था, ठीक है। इसके बाद में आ जाएंगे हम, इसके कार्य कुछ हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद लिखेंगे, इसने किसानों के लिए अमीर को ही स्थापित की, ठीक है मेरे दोस्त। इसने किसानों के लिए अमीरे को ही स्थापित की, ठीक है मेरे दोस्त। अमीरे को ही स्थापित किया, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसने किसानों के लिए अमीरे को ही स्थापित की, ठीक है। और इसके बाद में हम लिखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1333 में मोरक्को से, या बोल देंगे मूर प्रदेश से इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है मेरे दोस्त। 1333 में मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया था? दिल्ली सल्तनत में, बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, ठीक है मेरे दोस्त। कौन आया था? तो इब्न बतूता, ठीक है मेरे दोस्त। कौन आया था? तो इब्न बतूता। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी लिखाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया एग्जाम में, और यहां से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है मेरे दोस्त, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में आएंगे हम 1333 में, लिखेंगे 1333 में मोरक्को या मूर प्रदेश से इब्न बतूता भारत आया था, ठीक मेरे दोस्त। कौन आया था? तो बोल देंगे इब्न बतूता भारत आया था, कहां से? तो मोरक्को से, या बोल देंगे मूर प्रदेश से इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। और कौन से सन में आया था? तो वो बोल देंगे 1333 में। और किसके कार्यकाल में आया था? किसके दरबार में आया था? तो बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल या उसके दरबार में आया था, ठीक है। और कौन आया था? इब्न बतूता आया था, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या बोल देंगे न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, इसे बोल देंगे इब्न बतूता को इसे एमबीटी
मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है दोस्त। मोहम्मद बिन तुगलक के शॉर्ट फॉर्म में है। एमबीटी ने इब्न बतूता को इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या बोल देंगे न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक है। न्यायाधीश नियुक्त किया, बोल देंगे काजी, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। किसको नियुक्त किया? इब्न बतूता को। किसने किया? तो एमबीटी ने किया, ठीक है। किसने किया? तो एमबीटी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है। और उसके बाद में 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा, ठीक है। इसके बाद नीचे लिख देंगे 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। किसको भेजा? तो इब्न बतूता को चीन भेजा, अपना दूत बनाकर। किसने भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा था अपना दूत बनाकर, ठीक है दोस्त। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे। मेरे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और फिर आप सभी लोग इसे स्क्रीन नोट ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए इधर खड़े हैं, आप सभी लोग इसकी स्क्रीन नोट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे हमारा मेन पॉइंट है। हमारा देखा है तो सारे इसमें मेन पॉइंट जितने भी लिखा रहे हैं सारे मेन पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई, ठीक है, या स्वतंत्र हुआ। 1336 में जो कि हम पढ़ेंगे विजयनगर आगे, बट हम इसी में लिखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा कि जो विजयनगर की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है मेरे दोस्त। किसके कार्यकाल में? तो बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुई थी। किसकी स्थापना? तो किसकी स्थापना बोल देंगे? विजयनगर की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कौन से सन में? तो बोल देंगे 1336 साल में, ठीक है मेरे दोस्त। लिखेंगे 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, यह बोल देंगे स्थापना हुई, ठीक है मेरे दोस्त। इसके जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे, ठीक है मेरे दोस्त। इसको हम आगे पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद जो हमारा आएगा इसके बाद में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बाद हम पढ़ा देंगे, क्लास में हो जाएगी। ज्यादा वहां क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, बट इसे हम पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में आ जाएंगे दिल्ली का पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान ऐसा था, दिल्ली लिख लेंगे, दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अजमेर शरीफ गया। अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है?
तो बोल देंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि वो मोहम्मद गोरी के साथ आया था। ठीक है मेरे दोस्त, जब 13 उसमें क्या बोलते हैं 1191 में वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उन्हीं के साथ में आया था, मोहम्मद गोरी के साथ में। ठीक है, और इसके बाद में अजमेर गया, ये लिख लेंगे, गया था, अजमेर शरीफ गया था। ठीक है मेरे दोस्त, और इसके बाद में हमारा आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये होली के उत्सव में भाग लिया था, होली के उत्सव में भाग लिया था, भाग लिया था। ठीक है मेरे दोस्त, होली के उत्सव में भाग लिया था कौन, तो बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने होली के उत्सव में भाग लिया था। ठीक है, और उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने गायों के लिए गौशाला बनवाया, गायों के लिए मेरे दोस्त, गायों के लिए गौशाला बनवाया। किसने बनवाया मेरे दोस्त, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गायों के लिए गौशाला बनवाया। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद में हम आ जाएंगे इसकी मृत्यु कब हुई। ठीक है मेरे दोस्त, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आएंगे इसकी मृत्यु कब हुई। इसकी मृत्यु जो हुई थी 20 मार्च को सिंध में लू लगने के कारण ठट्टा के समीप मृत्यु हो गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, तेरह सौ इक्यावन में, 20 मार्च 1351 में। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। इसके बाद में हम अपनी वाणी को विराम देंगे, एक पॉइंट और रह गया है, उसे लिखाकर अपनी वाणी को विराम देंगे। अब इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि हमारा सबसे मेन जो शासक था इसमें तुगलक वंश में सबसे बड़ा शासनकाल था, वो किसका था, वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक इसके बाद आएगा, बट इससे पहले हम एक पॉइंट लिख लेंगे, मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक की, MBT की मृत्यु 20 मार्च 1351 में, 1351 मेरे दोस्त सिंध में लू लगने के कारण मेरे दोस्त ठट्टा के समीप मृत्यु हो गई। ठीक मेरे दोस्त, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इसके बाद हम मिलेंगे दूसरी क्लास में, अगली क्लास में मिलेंगे मेरे दोस्त, इतना नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त इतना नोट हो गया होगा। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे मेरे दोस्त, जो कि इसके बाद हमारा शासक आएगा कौन, तो फिरोज शाह तुगलक आएगा। ठीक है, जो कि बहुत कट्टरवादी शासक था, हम कल उसे पढ़ेंगे। हमारा आज तुगलक वंश का पहली क्लास हो गई, और तुगलक वंश में हमने मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ लिया। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, और आप सभी लोग साथ साथ रिविजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, और खाना पीना अच्छे से खाइए दबा के, और फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से करिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद,
आदाब।